बड़ी खबर, नागरिकता पाने के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से इस वक्त की खबर, बड़ी खबर, सीएए कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए धर्म परिवर्तन हुए हैं। आईबी की रिपोर्ट में ऐसे 25 मामलों की लिस्ट एजेंसियों ने सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, आईबी की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपना लिया। आईबी की रिपोर्ट कहती है सीएए कानून के तहत केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिख, हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नागरिकता के लिए योग्य हैं। लेकिन अब नागरिकता के लिए धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए, तो पायलट को राहत मिली या सीपी जोशी के लिए अभी कुछ और वक्त है, ये फिर से हम चर्चा कर रहे हैं इस तमाम सियासी संग्राम पर। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, इस पूरे सियासी संग्राम पर मुझे ये बताइए, राहत किसके लिए, आफत किसके लिए? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई आज, उसके आधार पर ये फिलहाल हाई कोर्ट जी देखिए सुमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल का जो हाई कोर्ट का फैसला है वो राजनीतिक हार और जीत तय करेगा, क्योंकि इस पूरे फैसले में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सीपी जोशी जो स्पीकर हैं, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया था कि जो हाई कोर्ट ने 24 तारीख तक का समय दिया है पायलट खेमे को, उस पर रोक लगाई जाए और अयोग्यता को लेकर जो नोटिस जारी किया गया था वो सही है या गलत है, इस पर भी हाई कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए और उस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों चीजों से राहत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम हाई कोर्ट की सुनवाई में, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने जो 24 जुलाई तक पायलट खेमे को राहत दी थी, हम उस पर भी रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि वो इस पूरे मामले में जो संवैधानिक पहलू है कि अगर सदन नहीं चल रहा है और जिस तरह स्पीकर ने नोटिस जारी किया है अयोग्यता को लेकर, क्या वो नोटिस सही है, कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी न्यायिक समीक्षा की इस पूरे मामले में सुनवाई की जरूरत है और कोर्ट किस हद तक इस मामले में न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब रही बात राहत की, तो जिस उम्मीद से फिलहाल स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि इस पर रोक लगाई जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक नहीं लगाई। अब फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला कल जो भी हो, हाई कोर्ट में जो फैसला आना है वो ये आना है कि क्या सदन के ना चलते हुए स्पीकर इस प्रकार का नोटिस जारी कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा मामला है। और अगर कल हाई कोर्ट ये आदेश दे देता है कि स्पीकर का नोटिस जो है वो सही है, वो फिलहाल सदन अगर नहीं भी चलता है और अगर वो नोटिस जारी करता है तो वो अयोग्यता के पैमाने पर खरा उतरता है, तो भी उस पूरे मामले में पायलट खेमे की तरफ से राहत मानी जाएगी, क्योंकि अब इस पूरे फैसले को तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपनी आखिरी मोहर ना लगाए। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी पायलट खेमे की तरफ से कि बिना कोई आदेश उनको सुने सुप्रीम कोर्ट अब ना दे। लेकिन अब कल का जो हाई कोर्ट का फैसला है वो एक बड़ी जीत मानी जाएगी राजनीतिक गलियारे में। अब ऐसे में यह भी देखना है कि क्या स्पीकर के इस नोटिस को जो जारी किया गया है वो सही है, अयोग्यता को लेकर या उनके रिस्पॉन्स को देकर जो बातें कही जा रही हैं। पायलट खेमा यह कह रहा है कि नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है जब तक सदन नहीं चल रहा है। तो इस पूरे पहलुओं पर फिलहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत न्यायिक समीक्षा करेगी। चूंकि कपिल सिब्बल से यह सवाल किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला है जिसमें नोटिस पर विचार करने की बात में न्यायिक समीक्षा की गई है, तो वो फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से एक फैसला दिया भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक बड़ी बात बोली और वो ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर नाराज है, असंतोष है,
है या नाखुश है, अगर वो आवाज उठाता है तो क्या उसको अयोग्य घोषित करार दे दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसीलिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई बेहद जरूरी है। लेकिन इसी बीच बी.आर. गवई जो इस पूरे मामले में तीनों जजों की बेंच में थे, अरुण सुशील आपके पास हमारे साथ पानाचंद जैन जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के। पानाचंद जैन सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अब मुझे यह पूछना है, ये लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है सर? आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या हाईकोर्ट जो फैसला कर देगी उसके बाद लड़ाई अभी लंबी है? लड़ाई काफी लंबी चलेगी। देखिएगा, अभी तो जो है एक इंटरिम ऑर्डर की ये अपील की गई थी। अब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा जब हाईकोर्ट का, तो इसकी फिर अपील करनी पड़ेगी। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मेरा जहां तक ख्याल है ये देगा दोनों पार्टीज को कि आप अपने अपने जो है प्लीडिंग्स फाइल करो, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दो, और चुनौती हो देने के बाद जब दोनों के वाद पत्र और जवाब दावे आएंगे, उसके बाद जो है ये दोबारा सुनवाई होगी। तो ये अभी निपटने वाला नहीं है। ये सारा सीन जो है अब जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गया है, इसे इस तरह से मानना चाहिए। ये भी मानना चाहिए कि अब सारे लोग जो है इसकी बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी। जितने दिन यहाँ लगे उसी प्रकार से जो है ये कार्रवाई वहां पर होगी। किसी भी पार्टी को कोई रियायत नहीं है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि स्पीकर का ऑर्डर जो है वो मान्य है या नहीं। और स्पीकर का ऑर्डर जो है, जो चुनौती दी गई है वह है कि व्हिप का प्रयोग, 10 शेड्यूल का प्रयोग उसी समय किया जा सकता है जब असेंबली की कार्रवाई चल रही हो। यहाँ असेंबली की कार्रवाई नहीं है, इसीलिए राजस्थान हाई कोर्ट में इस याचिका को और शो कोज नोटिस के विरुद्ध ही सुना गया था कि जो ऑर्डर दिया है वह एब इनिशियो वॉइड है, विदाउट जुरिसडिक्शन है। और यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है कि शो कोज नोटिस में भी यदि नोटिस अमान्य है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, परवर्स है, आर्बिटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के विरुद्ध है और अधिकार शून्य है, तो कोर्ट को जो है ऐसी याचिका सुनने का पूर्ण अधिकार है। ये सारा विषय वस्तु जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पर इसकी सुनवाई होगी। इसलिए ये कहना कि भाई ये बहुत जल्दी तय हो जाए, मैं ऐसा मानता हूं कि तय होना जरूरी नहीं है। जब तक सारी प्लीडिंग्स तैयार नहीं होंगी तब तक जो है इसमें निर्णय नहीं आएगा। ठीक है सर। सर मुझे ये और बताइए पानाचंद जैन साहब कि क्या अब जो कल हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को आधार बनाकर आगे सुनवाई करेगा, आगे फैसला देगा? हाँ, उसी आधार। अभी तो देखेगा, अभी जो अपील थी वो एक इंटरिम ऑर्डर की थी, लेकिन अब जो है ये फाइनल ऑर्डर का आएगा। तो फाइनल ऑर्डर जो आएगा इसको भी जो है चुनौती देना पड़ेगा और उनको जो है अपनी जो पिटीशन है, एसएलपी है, उसको जो है अमेंड करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीपी जोशी साहब से ये भी कह दिया है अमेंडमेंट के बाद जो है दोनों उनके वकील से ये भी कह दिया है कि संवैधानिक पद पर हैं आप, कोई पार्टी नहीं, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको कोर्ट आने की क्या जरूरत है, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुछ मुश्किलें हैं सीपी जोशी साहब के लिए, क्या ये माना जाए? देखिएगा, प्रत्यक्ष से ये सारा इस पर निर्भर करता है कि कल जो है राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय क्या आता है। अगर ये निर्णय आता है कि ये स्पीकर का ऑर्डर अमान्य है, वॉइड है, अनधिकृत है और उसको क्वैश कर दिया जाता है, देन प्रश्न पैदा होगा आगे का। फिर ये जो है वास्तव में जो है, यूं तो ये बात ठीक है कि स्पीकर का पद जो है ये एक पब्लिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पद की गरिमा है। इसी गरिमा की वजह से ये कहा कि एक इंस्टीट्यूशन है और स्पीकर के किसी भी कार्य को जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि स्पीकर ने स्पीकर के रूप में क्या ये ऑर्डर दिया है? स्पीकर रहते हुए असेंबली की कार्रवाई में यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में जो है न्यायालय को दखल देने का अधिकार नहीं है।
स्पीकर के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पीकर को दखल देने का अधिकार नहीं है, ये मान्यता है। स्पीकर ने स्पीकर रहते हुए ये ऑर्डर दिया, ये जो सारी कार्रवाई स्पीकर महोदय ने की, सवाल उठाने वाले पॉइंट कौन कौन से लग रहे हैं सर अब तक के भी जो भी आपने बातें सुनी? क्या वो पॉइंट्स ये हैं कि स्पीकर ने वक्त नहीं दिया सचिन पायलट ग्रुप को, सचिन पायलट गुट को 3 दिन का वक्त दिया, क्या वो पॉइंट ये माना जाएगा? ये नहीं देखेगा, ये तो छोटे पॉइंट है, वक्त नहीं दिया। हाँ। प्रश्न तो वहीं आएगा कि ये जो एक कांग्रेस पार्टी की विधायकों की मीटिंग में लोगों को बुलाना, जो सदस्यों को बुलाना, हाँ, ये तमाम में जो है ये 10th शेड्यूल में आता है या ये जो है ये सारी बातें आएंगी, क्योंकि ये कार्रवाई जो है 10th शेड्यूल के सर्वथा विपरीत है। जब तक 10th शेड्यूल में नहीं आएगा, जब तक असेंबली की मीटिंग नहीं होगी, वो स्पीकर ही कैसे कहलाएंगे? अगर प्राइवेट पार्टी में यदि कोई आदमी जाता है, स्पीकर जाता है, तो स्पीकर नहीं है। स्पीकर की ड्यूटी संविधान में और नियम में पूरी तरह से परिभाषित की गई है। सब बातें बतलाई हैं कि स्पीकर का क्या काम है, उसकी क्या गरिमा है और क्या नहीं है, लेकिन वो उसी समय तो होगा ना जब वो स्पीकर है। सर मैं आपसे एक सवाल के साथ हो रहा हूँ फिर से, पहले एक राजेंद्र राठौड़ जी की 1 to 1 सुना देता हूँ, लेकिन पानाचंद जैन जी मैं आपके पास एक सवाल के साथ हो रहूंगा कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही हवाला दिया है स्पीकर ने, किस आधार पर यह हवाला दिया है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले आने वाले समय में कोर्ट का फैसला बनेगा नजीर, ये कहा है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की और राठौड़ ने स्पीकर की याचिका पर खुलकर न्यूज 18 से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर को राहत नहीं मिली है, हाई कोर्ट जो है कल अपना फैसला सुनाएगा। हमारे साथ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जो है अपना फैसला देगा, किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि स्पीकर को राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से? माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण मैं नहीं मानता, परंतु यह दुर्भाग्य है, लगातार 14वां दिन है, राजस्थान की चुनी हुई सरकार 2 धड़ों के अंदर 5 सितारा होटल में कैद है। पूरा राजस्थान में सरकार अदृश्य हो गई। राजस्थान में लगातार टिड्डी दल हमला करता जा रहा है, टिड्डी पर नियंत्रण नहीं, सूखे के आसार राजस्थान के अंदर है, नरेगा के अंदर मजदूरों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, सरेआम अजमेर में जिस प्रकार गोलीबारी हुई है, हत्या हुई है, आम बात हो गई है। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का, जिन्होंने अंतर्विरोध से पैदा हुई इस सरकार को जन्म दिया, आज उसी का वो भोग रहे हैं। मामला कल उच्च न्यायालय में निर्णय होगा और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ये सिद्ध कर हो गया एक तरह से कि उच्च न्यायालय न्यायिक शक्तियों से हस्तक्षेप कर सकता है विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर। कल निर्णय के बाद ही इसमें बाद में कोई आगे की कार्रवाई संपन्न हो सकती है, परंतु मैं समझता हूं कि आंतरिक सत्ता संघर्ष ने इस पूरे मामले को न्यायिक लड़ाई के अंदर इतना उलझा दिया है कि लगातार सरकार गायब नजर आती है। दुर्भाग्य है फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी सोमवार को और हाई कोर्ट भी कल अपना फैसला सुनाएगा। किस तरह के फैसले की उम्मीद भाजपा कर रही है? मैं समझता हूं कि फैसले की उम्मीद और फैसले पर टिप्पणी कतई उचित नहीं है, परंतु एक संवैधानिक प्रतिबद्धता और बाध्यताओं के साथ एक ऐसा इशू खड़ा हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, निश्चित तौर पर नजीर बनेगी आने वाले समय के लिए हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए, तो हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नज़ीर बनने जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ जी ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। हेमंत नाटा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। पानाचंद जैन साहब, मेरा सवाल आपसे यही था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं सीपी जोशी के वकील। क्या है वो गाइडलाइन सर जिनका वो हवाला दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट का फैसला माना जाएगा?
फैसला है क्योटा होला हन नाम से यह मशहूर केस है। 1992 का ये जजमेंट है। सर एक बार जस्टिस दोबारा से अग्रवाल नाम साहब का बता लिखा दीजिए, हुआ है। आवाज आई नहीं और थी आपकी। इसमें जो है 10 शेड्यूल के संबंध में क्योटा होला हन, ठीक है, होला हन ये केस है सुप्रीम कोर्ट का 92 का, और ठीक है। जस्टिस एस सी अग्रवाल का ये निर्णय है। हाँ। ये बड़ा फेमस जजमेंट है क्योंकि ये पहला जजमेंट है कि जिसमें 10 शेड्यूल की सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की थी। ये पहला जजमेंट है, आधारभूत जो है इस 10 शेड्यूल का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में ये बात लिखी है कि स्पीकर को जो है पूर्ण पावर है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अनलिमिटेड है, उसका अपना डिस्क्रिशन है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अगर वो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है, अपने अधिकार क्षेत्र का विवेक के साथ नहीं करता है, या उनकी जो फाइंडिंग है वो परवर्स है या आर्बिटरी है या विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसी स्थिति में पावर ऑफ रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जो है पावर ऑफ रिव्यू प्राप्त है। और यही इस केस में जो है दोनों ही बातें हैं। देखेगा एक पक्ष जो कहता है कि उनका ये अधिकार है, ये भी बात लिखी है, लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि अगर विवेक नहीं है, अगर परवर्स है, आर्बिटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 10 शेड्यूल के खिलाफ है, तो जो है राइट ऑफ रिव्यू है। और यही बात जो है जो पायलट के जो वकील हैं, जो सालवे साहब हैं, उन्होंने इस बात को कहा है ये कंप्लीटली विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, इसलिए जो है ये स्पीकर का जो आदेश, ये नोटिस है, ये क्वैश होना चाहिए। नाटा साहब मुझे बताइए, देखिए हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही सीपी जोशी साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कह दिया था कि 24 तारीख तक इंतजार किया जाए, फैसला दिया हाईकोर्ट ने, और इस फैसले को लेकर सीपी जोशी साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या केशव सिंह वाला जो मामला था कोर्ट और विधायिका आमने सामने हो गई थी, क्या कुछ स्थितियां यहां भी ऐसी लग रही है? क्या माना जाए कोर्ट और विधायिका आमने सामने हो गई हैं? नहीं, इसके केशव सिंह के एक स्पीकर के संबंध में एक डायरेक्ट केस है जो 93 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, आई मणिलाल सिंह वर्सेस एच बोरो बाबू सिंह, जो मणिपुर असेंबली के स्पीकर थे, और जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से स्पीकर महोदय ने यह मानते हुए कि वो अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है, उस आदेश को मानने से, इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया था। आई मणिलाल सिंह उस टाइम विधानसभा के सेक्रेटरी थे, तो उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आदेश को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तब आई मणिलाल सिंह ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे अपनी याचिका पेश की और उसमें कंटेम्प्ट मानते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए थे और यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देशित किया था कि यूज ऑफ मिनिमम फोर्स, हर हालत में आप स्पीकर साहब को इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करें। इस गंभीर आदेश के पश्चात फिर एक अपनी अधिकारिता के समक्ष समर्पण करते हुए और फिर उन्होंने उस कंटेम्प्ट को समाप्त करवाया था। तो इशू ये है कि हालांकि चलिए सतीश पुनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, ये चलते हैं आपको। रिफॉर्म की बहुत संभावनाएं हैं और संविधान के अनेक मसलों पर न्यायालयों ने समय समय पर उसकी अलग व्याख्या की है और उसमें उच्चतम न्यायालय की एक विशेष भूमिका रही है। इसलिए जो संवैधानिक एक घटनाक्रम हुआ उसमें ये निश्चित करना कि स्पीकर महोदय, जिनको सदन में एक विशेष किस्म के अधिकार और शक्तियां उनके अंतर्गत निहित हैं, उन शक्तियों का कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रदेशों में अनेकों बार इस तरीके के घटनाक्रम हुए जो इससे रिलेटेड होंगे, संबंधित रहे होंगे। प्रश्न ये था कि विधानसभा के बाहर राजनीतिक पार्टी की बैठकों में उपस्थित नहीं होना, ये डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उस पार्टी के आदेश को मानना अयोग्यता है या नहीं है, उस पर जब नोटिस जारी हुआ है तो इसकी मुझे लगता है कि विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जब इस तरीके का कोई संवैधानिक गतिरोध या संकट कभी खड़ा हुआ है तो उच्चतम न्यायालय ने उसकी भरपूर व्याख्या भी की है और एक दिशा निर्देश विधायिका को दिए हैं। मुझे लगता है कि न्यायपालिका और विधायिका
इनके बीच में चर्चा जरूर होती है टकराव की, लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये भारत के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है कि उस आदेश का और व्यवस्था का इंतजार करना चाहिए। तो विधानसभा सत्र को लेकर भी सामने आ रहा है कि संभवतः सोमवार को हो सकता है, लेकिन सत्र कोविड-19 की स्थिति पे होता, किसानों को लेकर होता, तो उसमें मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि इन विषयों पर चर्चा हो पाएगी? एक ही सत्र आता है तो 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। देखिए, अभी जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लोग सियासत से जोड़ेंगे ही। अब व्यवस्था जो उसकी सदन की है 21 दिन के सामान्य तौर पर नोटिस किए, पर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय क्योंकि आहूत करते हैं, उनमें ये शक्तियां अंतर्निहित हैं। वो चाहें किसी परिस्थिति में तो सदन को बुला सकते हैं, उसका आदेश दे सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मुझे लगता है कि जब उच्चतम न्यायालय के यहां तक मामला चला गया तो शायद कोई किसी किस्म की गतिविधि इस रूप में नहीं होगी। सर, सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस वाले की सेंटर की एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, तो बायस्ड कार्रवाई हो रही है उनका, ऐसे करना। मैंने कहा कि इस समय जो भी घटनाक्रम होगा लोग उसको मौजूदा हालात से, मौजूदा घटनाक्रम से जोड़ेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। लोग लोकतंत्र की नैतिकता की भी दुहाई देंगे। और मैं कल जो पत्र मैंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उस पत्र पे मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने नैतिक रूप से हार स्वीकार कर ली। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य तौर पर इस तरीके का पत्र कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखता नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जब देश में 57 में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी विश्व की, केरल में EMS नमूद्रीपाद की, उस समय उनको बर्खास्त कर दिया गया। 67 में फिर बर्खास्त किया गया करुणाकरण की सरकार को। तो 57 से लेकर 90 तक के दशक में बहुत बार सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया। 80 की मिसाल तो सबको है, जब इंदिरा गांधी की रिजीम में सारी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया था। एक राजीव गांधी जी का प्रसंग आता है प्रधानमंत्री के नाते। बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, तो उन्होंने मजाक में कहा था कि बूटा सिंह जी अपनी कृपाण अंदर रखिए, कितनी सरकारों की बलि लेंगे। मुझे लगता है कि ये पुरानी परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है। आज जब खुद पर चोट आई, यानी बहुमत जुटा नहीं पा रहे, अपनी पार्टी को टूटने से बचा नहीं पा रहे, तब ये सारी लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता, इन सब की दुहाई दी जाती है। जिस पार्टी के नेता या तो बेल में है या जेल में है, वो किस नैतिकता की बात करेंगे, किस लोकतंत्र की बात करेंगे? जिस तरीके से सरकार पूरी बाड़े में बंद है, कोरोना का संकट, टिड्डी का हमला, अपराधों पे एकदम बेलगाम, ये सारी परिस्थितियां क्या कोई लोकप्रिय सरकार अनदेखी कर सकती है? लेकिन ये सरकार कर रही है। वो हरियाणा का मसला उठाते हैं तो गुजरात के जो लोग आए थे तो उनकी मेहमानबाजी किसने करी थी? भूल जाते हैं। वो पाप करते हैं, दोष करते हैं और भूल जाते हैं, बीजेपी के माथे मरते हैं। तो बीजेपी उनके लिए एक ऐसी कंफर्ट एजेंसी होगी कि जिस पर तोहमत मंडो और जनता को भ्रमित करो। लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी अब समझ चुकी है कि इस प्रदेश में अराजकता, अस्थिरता किसी के शासन में अब शुरू हुई है, तो मुख्यमंत्री जी का शासन और कांग्रेस पार्टी का शासन है। आकस्मिक सत्र बुलाया जाता है तो बीजेपी ने अपने विधायकों को अलर्ट कर रखा है। देखिए, जिनको डर होता है, जिनको भय होता है, जिनको संकट होता है और जो अल्पमत में होते हैं उनको चिंता है, वो बाड़े में रखे। और बड़ी मुझे आशास्पद सी बात लगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा चट्टान की तरह डटे रहो, पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि जब तक हमारा मिशन सफल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ होटल में रहेंगे। तो जनता समझ सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं है। आवश्यकता रहेगी तो हम अपने विधायकों के संपर्क में, विधायक दल की बैठक की आवश्यकता रहेगी, नेता प्रतिपक्ष तय करते हैं सामान्य तौर पर सबसे चर्चा करके, तो निश्चित रूप से करेंगे। सर, कोरोना काल में बिग बॉस का बाड़ा तो चला नहीं है, लेकिन विधायकों का बाड़ा चल रहा है, माहौल उड़ाया जा रहा है WHO के नियमों का, आपका क्या कहना? उस पे एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद दायर हुआ है इसी सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना की एडवाइजरी की अवहेलना की। तो उसमें मुझे लगता है कि ये बात पुरानी पड़ गई। मखौल उड़ाना उनकी पुरानी आदत है। अभी तो आप इटालियन डिश की बात करोगे जो वहां बनाई जा रही है।
भाई साहब, एक 2019 में एसओजी का मुकदमा हुआ था संजीवनी कोऑपरेटिव को लेकर। आज उसमें कोर्ट ने अनुसंधान की अनुमति दी है गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। मैंने कहा ना कि इस समय जो भी होंगे, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट ने आदेश दिया है अनुसंधान का, तो अनुसंधान हो जाएगा। कोरोना के जो हालात हैं, लगातार जो केसेस आते हैं, वो जयपुर से भी ज्यादा केसेस जोधपुर में हो गए, तो इसको देखते हुए क्या कोई विशेष अलर्टनेस की जरूरत लगती है? कोरोना के मामले में हम तो बहुत पहले से कहते रहे, ये आप लोगों के संज्ञान में भी है कि बार बार भीलवाड़ा मॉडल दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। भीलवाड़ा मॉडल सरकार की देन नहीं था। भीलवाड़ा मॉडल, वहां पहला श्रेय तो भीलवाड़ा की जनता को है कि जिसने वहां जागरूक रह के इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग किया। दूसरा पक्ष प्रशासन का था, लेकिन उससे भी पहले जो हमारे बहुत नीचे काम करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, इन लोगों ने, पुलिस के लोग, सफाई कर्मी, इन सब ने वहां बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उसके कारण भीलवाड़ा में उस समय नियंत्रण हुआ। हालांकि केसेस अब वहां भी आ रहे हैं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।